गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर नंबर 1। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का यूनिट 2 पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हमने पेज नंबर लास्ट क्लास में पेज नंबर 46 तक समझ लिया था। अब हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट अप्रोच की अगर आप बात करें, कंजर्वेटिज्म हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादी, ओल्ड सोच, जो आप कई बार सुनते हैं बड़े लोगों से कि ये बहुत आदमी या कई लोग बोलते हैं बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा नैरो माइंड है, तो उसी पे बेस्ड है ये अप्रोच अकाउंटिंग में। ये अप्रोच क्या कहती है पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये अप्रोच ये बोलती है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, की हमेशा जो लॉस आपको हो सकता है फ्यूचर में, आपको लग रहा है कि कोई लॉस अकर्ड हो सकता है, कोई लॉस देना पड़ सकता है, कोई अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है, तो आप उसका अरेंजमेंट अभी से करके चलें, तो उसे हम अकाउंट में प्रोविज़न बोलते हैं। आप 11वीं क्लास से एक प्रोविज़न वर्ड सुनते हैं कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, आप अमाउंट को लेके श्योर नहीं है पर आप पॉसिबिलिटी है कि आपको पे करना पड़ सकता है, तो आप उसके लिए पहले से अरेंजमेंट करके चलते हैं, जिसे आप प्रोविज़न बोलते हैं। पर अगर कोई इनकम जनरेट होने वाली है फ्यूचर में, मान लो आपको कोई कह रहा है कि 2 महीने बाद वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, आपके बिजनेस को ऑर्डर देगा आफ्टर 2 मंथ, और फिर आपको उससे 5 लाख का प्रॉफिट होगा, और तो आप इस प्रॉफिट को अभी एज्यूम मत करिए, क्योंकि ये 2 महीने बाद हो सकता है वो पर्सन आपको ऑर्डर देने से मना कर दे, तो आप प्रॉफिट को अभी बुक नहीं करेंगे। प्रॉफिट जब रियलाइज़ होगा, जब ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और आप अपने गुड्स को डिलीवर कर देंगे उस पर्सन को, तभी आप अपनी इनकम को कंसिडर करेंगे। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये बोलती है कि कभी भी इनकम को फ्यूचर बेसिस पे बुक नहीं करना चाहिए, वो तभी बुक करना चाहिए जब एक्चुअल में वो रियलाइज़ होने वाली हो। पर जो लॉसेस हैं, कोई एक्सपेंसेस होने वाला है, आप उसे पहले ही बुक करके चलिए। पढ़ते हैं इसको। कंजर्वेटिज्म स्टेट, ये रूढ़िवादी अप्रोच ये बताती है दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, कि आपको फ्यूचर इनकम का कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए, यानी इनकम तभी बुक करनी चाहिए जब वो एक्चुअल में रियलाइज़ हो जाए आपको। हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, पर अगर फ्यूचर में कोई लॉसेस होने वाले हैं तो उनका आपको अरेंजमेंट पहले से करना चाहिए। When there are many alternative value of an asset, मान लीजिए किसी असेट का वैल्यूएशन हो रहा है और बहुत सारी वैल्यू पता चलती, कोई कहता है इसको असेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, कोई कहता है मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, कोई कहता है दोनों का एवरेज लो। एन अकाउंटेंट शुड चूज द मेथड विच लीड टू लेसर वैल्यू, तो हमें लेसर वैल्यू वाला मेथड चूज करना चाहिए, यानी दिखावा नहीं करना चाहिए, उस असेट की जो लेस वैल्यू है उसे रिकॉर्ड करके चलना चाहिए। लेटर ऑन, बाद में, वी शैल सी दैट, हम ये भी देखेंगे गोल्डन रूल ऑफ करंट असेट्स में। आप पढ़ते हैं 11वीं क्लास से, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट असेट्स का पार्ट है स्टॉक, उसका वैल्यूएशन आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे किया जाता है। 11वीं क्लास से आप पढ़ रहे हैं कि जो स्टॉक होता है, जो आपने बेचने के मोटिव से खरीदा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, आप उसका जो वैल्यूएशन करते थे, या तो कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस, या एक्चुअल में उसकी मार्केट में जो प्राइस चल रही नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर लेस, उस पर किया जाता है, ताकि आप सही कॉस्ट का सही वैल्यू निकाल सकें अपने स्टॉक की। द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्टेट दैट, जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, जो वसूली की अवधारणा होती है, वो कहती है दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड, कि कोई भी चेंज काउंट नहीं करना है अनलेस इट हैज़ मटेरियलाइज, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता। बताया था, कोई कह रहा है 2 महीने बाद आपको ऑर्डर देगा सेल का, और उस ऑर्डर को बेचने से आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो आप अभी उसे बुक नहीं कर सकते ना, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, वो रियलाइज फॉर्म में नहीं है, वो 2 महीने बाद मिलेगा ऑर्डर, तब आप उसे अपनी इनकम मान सकते हैं। द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पुट अ फर्दर ब्रेक ऑन इट, इसी के अलावा कंजर्वेटिज्म अप्रोच भी ये ब्रेक लगाता है फ्यूचर इनकम पर। इट इज़ नॉट प्रूडेंट, ये कोई बुद्धिमानी बात नहीं है, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमानी, टू काउंट अनरियलाइज गेन, कि आप उन प्रॉफिट्स को भी काउंट करें जो अभी तक हुए नहीं हैं, बट इट इज़ डिज़ायरेबल, पर हाँ ये ज़रूर कहा जाता है, टू गार्ड, कि अपने आप को सेव करिए, बचाइए, अगेंस्ट ऑल पॉसिबल लॉसेज, कि कोई लॉसेज आपको फ्यूचर में हो सकता है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करिए उस लॉसेज से बचने के लिए। For this concept, there should be at least 3 qualitative characteristics of financial statement. इस concept को और वैल्यू देने के लिए 3 क्वालिटेटिव, यानी बहुत क्वालिटेटिव मतलब बहुत गुणवत्ताकारी, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नेमली
प्रूडेंस अप्रोच यही कहती है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो आप रिकॉर्ड करिए, पर जो गेन अभी हुए नहीं हैं, जो फ्यूचर में होंगे, जिनकी पॉसिबिलिटी आपको अभी कंफर्म नहीं है, उन्हें आप रिकॉर्ड मत करिए। प्रूडेंस दैट इज जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, आप पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस पता करिए विच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज गेन विच आर अनसर्टेन। ठीक है, जो अनसर्टेन है वो गेन भी पता करिए, पर उन्हें रिकॉर्ड नहीं करिए। गेन को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जो फ्यूचर में होंगे। गेन को, इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में रियलाइज्ड हो जाएंगे। न्यूट्रलिटी बोलती है आप बायस अनबायस होके सोचिए। बायस होना समझते हैं, जैसे मैं बायस्ड हो जाऊं किसी बच्चे के प्रति तो मैं सोचूंगा ये पढ़ता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे उस बच्चे को समझना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं पढ़ता। हो सकता है उसको टाइम नहीं मिलता हो, वो जॉब करता हो, या उसका फैमिली सराउंडिंग ऐसी है, उसके घर में स्पेस कम है, उसके पेरेंट्स इतना कॉपरेट नहीं करते उसको पढ़ाई में, एक्सेट्रा। बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो न्यूट्रलिटी मतलब बायस होके मत सोचिए, अनबायस होके सोचिए कि उस जो प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है अगर वो रियलाइज़ नहीं हुआ है। आप अगर सोचेंगे नहीं हो जाएगा, देखा जाएगा, हमारा वो कस्टमर बहुत अच्छा है, हमेशा ही हमें ऑर्डर देता है, इस बार भी देगा, तो आपको बायस नहीं होना है, अनबायस होके डिसीजन लेना है। दैट इज अनबायस, बिना भेदभाव के आउटलुक देखना है, इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, पहचानना है, एंड रिकॉर्ड करना है सच पॉसिबल लॉसेस को एज वेल एज एक्सक्लूड अनसर्टेन गेन। प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करना है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यू, अगर आप कोई वैल्यू चूज़ कर रहे हैं तो आपको फेथफुल होनी चाहिए, वो विश्वसनीय वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मन से कोई वैल्यू आपने ले ली। जैसे आपने पढ़ा था 11th क्लास से, आप पढ़ रहे हैं कि जो स्टॉक होता है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो ईयर एंड में बिकने से बच जाता है। सपोज आपने वो स्टॉक खरीदा था 10 लाख का, और मार्केट में आज इसे बेचने जाएंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू चल रही है सपोज 8 लाख। तो आपने 11th क्लास में ही पढ़ लिया था कि या तो कॉस्ट प्राइस, जिस वैल्यू पे आपने वो परचेज किया, कॉस्ट प्राइस, या जो उसकी मार्केट वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से कम हो, उस पर आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आप एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर आप इस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको प्रूफ देना होगा अपने ऑनर को, अपने मैनेजमेंट को, अपने जो डायरेक्टर्स हैं, ऑनर को, स्टेक होल्डर्स को, कि 8 लाख रुपए की कैलकुलेशन किस बेस पे की है। ऐसे थोड़ी मन से आपने 8 लाख मान लिया कि 8 लाख में बिक जाएगा स्टॉक। आपको कोई ना कोई प्रूफ देना होगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा जिसमें आपने ये दिखाया होगा कि किस बेसिस पे आपने 8 लाख रुपए कैलकुलेट किए हैं। यानी कोई रैंडम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, फेथफुल वैल्यू होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे मार्केट प्राइस बोलते हैं नॉर्मली, उस पर किया जाता है। सर अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जो मार्केट प्राइस है, यानी जो सेल प्राइस है, जिस वैल्यू पे आप उस प्रोडक्ट को बेचेंगे मार्केट में, उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी तो होंगे आपको। मान लो आप किसी ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हैं तो ब्रोकरेज या कमीशन आपको देना होगा, कुछ एक्सपेंसेस इंकर्ड हो सकते हैं बेचने पे। तो सेल प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और इसी को कंसिडर किया जाता है स्टॉक के वैल्यूएशन में। या तो कॉस्ट प्राइस जिस पे आपने वो खरीदा, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जिस वैल्यू पे वो बिका, विच एवर इज लेस, उसी पे क्लोजिंग स्टॉक को आप रिकॉर्ड करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ वाइडर इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म टू इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने पैसा लगाया है, सिंस दे वुड नीड टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं अबाउट देयर मनी बीइंग इन्वेस्ट इन द बिजनेस, कि वो किस बिजनेस में पैसा लगाएं। क्योंकि अगर आप झूठा प्रॉफिट दिखा देंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो इन्वेस्टर को लगेगा आपकी कंपनी अच्छी है और वो पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पर बाद में जाके वो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो लॉस होगा। तो कभी भी अनरियलाइज्ड गेन को नहीं दिखाना है, ताकि इन्वेस्टर का फेथ आप में बना रहे और वो आपके बिजनेस में पैसा लगाए। रिकॉर्डिंग फ्यूचर प्रॉफिट, अगर आप फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन दीज हैव नॉट बीन अर्न, बल्कि भले अभी आपने उन्हें कमाया नहीं है, अभी अर्न तो नहीं किया, फ्यूचर में होंगे अर्निंग करेंगे, वुड सजेस्ट दैट द बिजनेस इज बूमिंग, इसको देख के ऐसा लगेगा कि बिजनेस बहुत बूम कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड द इन्वेस्टर वुड बी टेम्प्टेड टू पुट मोर मनी, तो टेम्प्टेड मतलब ललचाएंगे, ललचाना, कि इन्वेस्टर को लगेगा कि आपकी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो वो आपकी कंपनी में पुट मोर मनी, ज़्यादा पैसा डालना चाहेंगे इनटू द सेम। हाउएवर इवेंचुअली इफ़ द प्रॉफिट इज़ नॉट अर्न, मान लीजिए बाद में जाके वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या प्रॉफिट नहीं होता, द इन्वेस्टर आर लाइकली टू लूज देयर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टर का अपना पैसा खो देगा, क्योंकि आपकी कंपनी डूब जाएगी, जब ऑर्डर नहीं आएंगे तो प्रॉफिट कम होता जाएगा, तो इन्वेस्टर को नुकसान होगा।
एट द सेम टाइम इफ़ द एंटिटी एक्सपेक्ट टू मेक अ लॉस इन फ्यूचर, अगर आपको लॉस होने वाला है फ्यूचर में, इट इज़ प्रूडेंट, हमेशा ही कहा जाता है, सलाह दी जाती है, बुद्धिमानी की बात होती है, टू शो दैट लॉस इन बुक इन प्रेजेंट इटसेल्फ, आप उस लॉस को बुक में दिखाइए। दिस एक्ट एज ए सेफ गार्ड, एक तरह से सेफ गार्ड है, क्योंकि फ्यूचर के लॉसेस के लिए आपने पहले से अरेंजमेंट कर लिया, तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। जैसे आपके पापा या मम्मी भी फ्यूचर में अगर आपकी स्टडी में ज़्यादा खर्चा होने वाला होता है तो वो पहले से बचत करके चलते हैं, ताकि एट द टाइम जब आपकी स्टडी का टाइम आए जहाँ ज़्यादा खर्चा हो, पैसा अरेंज हो सके, तो सेफ गार्ड हो जाता है, बचाव हो जाता है। एज दे वुड बी प्रूडेंट, यह बुद्धिमानी वाला डिसीजन होता है टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स रन अ बिजनेस ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं। ही परचेज 10 कंप्यूटर एट कॉस्ट ऑफ ₹20,000 ईच, आप 10 कंप्यूटर खरीद रहे हैं, एक कंप्यूटर 20,000 रुपये का है। एंड इज एक्सपेक्टिंग टू बी एबल टू सेल दीज कंप्यूटर एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 25,000 ईच, और आपको लगता है ये कंप्यूटर 25,000 रुपये में मार्केट में बिक जाएंगे। ठीक है, खरीदे कितने में? 20,000 में, बिकेंगे कितने में? 25,000 में। नोट दैट द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ टू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर अनलेस द सेल हैज़ बीन मेड। जब तक कि आप सेल नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट बोलता है आप उस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज मत करिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एक्चुअल में अभी तक कंप्यूटर आपने बेचे नहीं है, वो कंप्यूटर आपके पास में ही है। सिंस दिस इज़ अ फ्यूचर प्रॉफिट, ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में बेचोगे आप कंप्यूटर। मिस्टर एक्स नीड टू फॉलो अ प्रूडेंट अप्रोच, आपको एक बुद्धिमानी की अप्रोच अपनानी है। वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय इन हिज बुक्स, एंड इग्नोर द प्रॉफिट अनटिल इट इज़ अर्न, जब तक प्रॉफिट नहीं कमा लेते तब तक उसे इग्नोर करना चाहिए। यानी प्रॉफिट को तभी बुक करना चाहिए जब एक्चुअल में आप सेल कर दें और प्रॉफिट रियलाइज हो जाए। However, बिफोर सेल, बेचने से पहले, द मार्केट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर डेक्लाइन, डेक्लाइन मतलब गिर गई। मान लीजिए जो कंप्यूटर आपने 20,000 की खरीदे थे, आज उन कंप्यूटर्स की मार्केट प्राइस डेक्लाइन होती है और वो कंप्यूटर 17,000 के हो जाते हैं, तो अब आपको लॉस होगा। हाँ, तो इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अंडर द कंजर्वेटिव अप्रोच मिस्टर एक्स नीड टू रिकॉग्नाइज दैट लॉस, आपको इस लॉस को बुक करना चाहिए 3,000 पर कंप्यूटर, यानी इसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए। ठीक है, इवन दो द सेल हैज़ नॉट बीन मेड, भले ही अभी तक आपने वो कंप्यूटर बेचे नहीं है, पर आपको कंफर्म हो रहा है, लग रहा है कि 3,000 वैल्यू गिर सकती है इन कंप्यूटर्स की, तो आपको पहले से इस लॉस के लिए प्रोविजन बनाना चाहिए, ताकि जोर का झटका बाद में जाके धीरे से लगेगा आपको। मैनी अकाउंटिंग ऑथर, बहुत सारे जो अकाउंटिंग ऑथर्स हैं, हाउएवर आर ऑफ द व्यू दैट, उनका ये मानना है, कंजर्वेटिज्म इसेंशियली लीड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, कि अगर हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच को अपनाते हैं तो हमारी इनकम कम हो जाती है, अंडर स्टेटमेंट दिखाते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर इनकम तो बुक ही नहीं करते। भले ही वो हो सकती है, 100% चांसेस हैं कि वो हमारा कस्टमर है, कभी हमें धोखा नहीं देगा, वो हमें ऑर्डर देगा ही देगा। अगर उसने बोला है कि 2 महीने बाद वो हमें इतने का ऑर्डर देगा, तो वो हमेशा ही देता है। पर हमें क्या पढ़ाती है अप्रोच कि फ्यूचर वाली इनकम को अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, तो अंडर स्टेटमेंट आप इनकम को कम दिखाते हैं, एंड वेल्थ, इससे असेट कम दिखती है, एंड इट शुड नॉट बी द बेसिस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको अपनाना नहीं चाहिए, शुड लिखा है, मस्ट नहीं, इस अप्रोच को नहीं अपनाना चाहिए। यानी कई ऑथर ही मानते हैं कि फ्यूचर इनकम को भी रिकॉर्ड करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि 100% सर्टेनिटी है तो वी कैन से दैट, हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट कंजर्वेटिज्म, जो रूढ़िवादी सोच है, इज़ एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है टू द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अभी आप फुल डिस्क्लोजर वाला पढ़ेंगे और 11 से पढ़ रहे हैं कि अकाउंट ही कहती है कि जब भी आप अपने ऑनर को, अपने स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को डिटेल दें अपनी बिजनेस की, तो फुल डिस्क्लोजर दीजिए। फुल डिस्क्लोजर मतलब सब कुछ बताइए जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, कि लॉस कितना हो सकता है फ्यूचर में इनकम कितनी हो सकती है। पर ये अप्रोच क्या बोलती है, फ्यूचर में जो इनकम हो सकती है उसे रिकॉर्ड मत करिए, तो ये एक्सेप्शन है, ये फुल डिस्क्लोजर को प्रमोट नहीं करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये बोलती है, रूढ़िवादी सोच ये बोलती है कि हमेशा फ्यूचर में जो लॉसेस हो सकते हैं उनका आप अनुमान लगाइए कि कितना लॉस आपको हो सकता है, और उसके लिए प्रोविज़न बना लीजिए, यानी प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा अलग रखिए, ताकि जोर का झटका धीरे से लगे फ्यूचर में आपको। पर जो फ्यूचर में जो इनकम हो सकती है वो तभी रिकॉर्ड करिए जब वो रियलाइज़ हो जाए। आप जब तक इनकम रियलाइज़ नहीं होती, कन्फर्म नहीं होती, तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं। अब सर यहाँ पे कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, पहले से समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन आप समझते हैं, जब हम किसी फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं या टाइम धीरे धीरे स्पेंड होता है, या तो किसी फिक्स एसेट को यूज़ करने पर
या टाइम स्पेंड होने पर, समय व्यतीत होने पर उस असेट की वैल्यू में जो कमी आती है, जो डिक्लाइन होता है उस असेट की वैल्यू में, उसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। किसी फिक्स असेट को फिक्स असेट का यूज़ करने पर या समय व्यतीत होने पर उस असेट की वैल्यू में जो कमी आती है ड्यू टू वियर टियर, आप उस वियर टियर होता है, नुकसान होता है, टूट फूट होती है, वियर टियर होता है, तो उसे उसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन आता है, गिरावट आती है, उसे आप डेप्रिसिएशन नाम देते हैं, राइट। किसी फिक्स असेट को यूज़ करने पर जो या फिर टाइम स्पेंड होने पर, टाइम व्यतीत होने पर उस फिक्स असेट की वैल्यू में जो डिक्लाइन होता है ड्यू टू वियर टियर, उसे आप डेप्रिसिएशन नाम बोलते हैं। ये डेप्रिसिएशन होता है आपका। तो डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड होते हैं, तो WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है फिक्स मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की कोई फिक्स असेट है, 10% 10% आपने अज्यूम किया कि हर साल इस असेट की वैल्यू 10% से गिरेगी, तो आप फर्स्ट ईयर में 10,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, राइट, SLM मेथड में। सेकेंड ईयर में भी 10,000 ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यानी SLM मेथड में, फिक्स मेथड में जो कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है डेप्रिसिएशन का, वो ये बोलता है कि हमेशा कॉस्ट पे ही लगेगा डेप्रिसिएशन हर साल। पर अगर आप WDV मेथड अडॉप्ट करते हैं या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड अडॉप्ट करते हैं, तो ये क्या बोलता है कि फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख पे 10% 10,000 लगेगा। अब नेक्स्ट ईयर जो रिटन डाउन वैल्यू बची, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बची इस असेट की, उस पे लगेगा 10% डेप्रिसिएशन, 9,000, फिर 81 रह जाएगी, और फिर नेक्स्ट थर्ड ईयर में 81 का 8100, तो लाइक दैट, इस तरह से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी साल आपने SLM मेथड अपनानी है, फर्स्ट ईयर में तो आपने SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, सेकेंड ईयर में आपने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, फिर थर्ड ईयर में वापस आपने कहा नहीं हम तो SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये गलत है। आप कंसिस्टेंटली किसी मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, कभी ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड गलत है। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो ये अप्रोच भी ये बोलते हैं कि अकाउंट्स में अगर आप किसी मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको उसी मेथड को कंटिन्यूसली फॉलो करना है, आप उसे चेंज मत करिए। हाँ, चेंज कब कर सकते हैं, इन 3 केसेस में आप उस मेथड को चेंज कर सकते हैं। अगर कानूनी बदल जाए, लॉ कोई आपको कहते हैं, लॉ है जैसे कंपनी लॉ, जैसे आप फॉर्मेट पढ़ते हैं अपनी 12th क्लास से, कंपनी की एक बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल वे में बनती है कि वर्टिकल में बनती है, वर्टिकल में, राइट। आप वर्टिकल तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल तो ये T फॉर्मेट हो गया कि लायबिलिटी यहाँ लिख दी, असेट यहाँ लिख दी, राइट, असेट यहाँ लिख दीजिए, लायबिलिटी यहाँ लिख दीजिए। वर्टिकल फॉर्मेट में क्या होता है, आप वर्टिकल फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले असेट लिखेंगे, फिर उसके बाद लायबिलिटीज लिखेंगे, राइट। उस तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, एक वर्टिकल फॉर्मेट होता है। तो कंपनी लॉ बोलता है कि नहीं, सारी कंपनियों को, जो इंडिया में सारी जो कंपनी है, उन्हें वर्टिकल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट बनानी है। तो अब तक तो आप मान लीजिए इस तरह से बनाते आ रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब कंपनी लॉ ही बोलने लगा नहीं आपको वर्टिकल में बनानी, तो वर्टिकल में बनानी पड़ेगी ना, कानून के से ऊपर तो आप नहीं जा सकते। तो अगर लॉ कोई चेंज करता है, कोई पॉलिसी, तो आपको लॉ को फॉलो करना होगा। तो आपको कंसिस्टेंसी अप्रोच ये बोलती है कि अगर कानून बदलना जाता है तो आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे। दूसरा, आपको लगता है कि जो न्यू मेथड है वो ज़्यादा सही है, उससे आपकी अकाउंटिंग स्मूथ हो सकती है, अच्छी हो सकती है, तो भी आप उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। और या फुल डिस्क्लोजर, आपको लगता है कि नया जो तरीका है उसे अपनाने से काफ़ी डिस्क्लोजर होगा, काफ़ी चीज़ें हम शेयर होल्डर को बता सकते हैं, अच्छी तरह से उन्हें समझा सकते हैं अकाउंटिंग के बारे में, फुल डिस्क्लोजर दे सकते हैं, तो आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो आप किसी अकाउंटिंग मेथड में चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा कंसिस्टेंसी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, यानी जो मेथड आप इस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं इस साल, तो वही नेक्स्ट ईयर भी करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, जब तक कि लॉ चेंज नहीं हो जाता या न्यू मेथड इतना अच्छा है, एडवांस है कि उसको यूज़ करने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, आप अच्छी तरह से अकाउंटिंग कर सकते हैं, फुल डिस्क्लोजर आप दे सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी। जब आप कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट ईयर को इस साल से कंपेयर करें, तो एक ही मेथड फॉलो करेंगे ना, अलग अलग थोड़ी करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेज थ्रू टाइम द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप अपना रहे हैं
फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड, आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी में तभी चेंज कर सकते हैं इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, जब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो, यानी कोई कानून बोल रहा हो या आपको लग रहा हो कि ऐसा करने से हमारी अकाउंटिंग अच्छी होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज अप्लाइड पर्टिकुलरली, कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है व्हेन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग आर इक्वली एक्सेप्टेबल, जब ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, यानी किसी काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तभी तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम ये अपनाएं या वो अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में अडॉप्ट एनी ऑफ सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कंपनी डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकती है, सच एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WD मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड आप अपना सकते हैं, जिसमें घटते हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा। इसमें आप स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स मेथड अपना सकते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा, इसमें कॉस्ट पे लगेगा, एटसेट्रा। लाइक वाइज देर आर मैनी मेथड फॉर वैल्यूएशन इन्वेंट्री, आप स्टॉक को भी अलग अलग तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। अभी आप पढ़ेंगे अपनी सी इंटर में कॉस्टिंग में कि स्टॉक को वैल्यू करने के बहुत से मेथड होते हैं। बट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इट इज़ एडवाइजेबल, पर जब आप कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ये सलाह दी जाती है दैट द कंपनी शुड फॉलो कंसिस्टेंटली, कि आपको एक ही मेथड को निरंतर फॉलो करना चाहिए। ओवर ईयर द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आप WDV से लगा रहे हैं तो हमेशा WDV से लगाइए, अगर आप फिक्स मेथड से लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से तो स्ट्रेट लाइन से लगाइए, और द सेम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विच इज चूजन। हाउएवर इन सम केसेस, कुछ परिस्थितियों में, दो देर इज नो इनकन्सिस्टेंसी, भले इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, दे मे सीम टू बी इनकन्सिस्टेंट अपरेंटली, पर फिर भी कहा जाएगा कि जो मेथड आप लगातार अपना रहे हैं वो गलत है। जैसे इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अगर आप किसी स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, इफ द कंपनी अप्लाई द प्रिंसिपल एट कॉस्ट, आप पढ़ चुके हैं तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच इज लोअर उस पर किया जाता है, एंड इफ दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंगली रिजल्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन 1 ईयर एट कॉस्ट प्राइस, पर अगर मान लीजिए इस साल कॉस्ट कम थी तो आपने कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूएशन किया, एंड द मार्केट प्राइस इन द अदर ईयर, और नेक्स्ट ईयर जाके मार्केट प्राइस कम हुई तो आपने मार्केट प्राइस में किया, देयर इज नो इनकन्सिस्टेंसी हेयर, इट इज़ ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये इनकन्सिस्टेंसी हो रही है कि सर ये तो चेंज हो गया। सपोज आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा इस साल 23-24 आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा। आपका जो बच गया था क्लोजिंग स्टॉक, सपोज वो 1 लाख रुपये तो कॉस्ट प्राइस थी और उसकी मार्केट वैल्यू थी 1,20,000, तो विच एवर इज लेस, तो हमने इस साल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया अपना स्टॉक। नेक्स्ट ईयर आपके पास 24-25 में जो स्टॉक बचा उसकी कॉस्ट प्राइस है 2 लाख और मार्केट प्राइस है 175, तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज लेस, 175 पे। यानी लास्ट ईयर तो आपने कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया था, इस बार आप 175 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे। तो कोई बंदा ये बोल रहा है आपको, अकाउंटेंट आके या कोई पर्सन आके, कि ये तो इनकन्सिस्टेंटली हुई ना, आप एक ही मेथड कहाँ फॉलो कर रहे हैं, आप तो बदल रहे हैं, कभी कॉस्ट पे कर रहे हैं फिर मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं। नहीं, ये इनकन्सिस्टेंसी नहीं कही जाएगी, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, रूल है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो हम सही कर रहे हैं ना। अकाउंटिंग रूल यही बोलता है या तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस उस पर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ओनली एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल, हम किसी प्रिंसिपल सिद्धांत को अपना रहे हैं। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट इम्प्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, पर कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि नॉन फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें कभी चेंज ही नहीं हो सकता, एज नॉट टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव मेथड अकाउंटिंग, कि ये मना करता है कि कोई अच्छा मेथड है अकाउंटिंग का तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते। यानी ये लाइन ये कहना चाहती है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि नॉन फ्लेक्सिबल है, आप कोई मेथड एक बार अपना लेंगे तो कोई बदल ही नहीं सकते, यानी वो बदल सकते हैं इन केसेस में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन केसेस में आप अपने अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। एन एंटरप्राइजेज शुड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी एंटरप्राइजेज अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकती है इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, इन परिस्थितियों में ओनली, टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अकॉर्डिंग विद द इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम इशू किए जाते हैं सी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके, ताकि लोग एक जैसे अकाउंटिंग रूल फॉलो करें। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज होता है तो उसे अपनाने के लिए आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। कोई लॉ में चेंज होता है, टू कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, टू कॉम्प्लाई मतलब टू फुलफिल विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए।
व्हेन अंडर चेंज सर्कमस्टेंसेस, अगर परिस्थितियां बदलती हैं, इट इज़ फेल्ट दैट, आपको ये लगता है न्यू मेथड विल रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर, कि नया मेथड ज़्यादा सही फुल डिस्क्लोजर देगा, उसे सही स्थिति पता चलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इन 3 केसेस में आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। एक तो अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आता है, कोई लॉ में चेंज आता है, या आपको लगता है कि जो नया मेथड है वो इतना अच्छा है कि आपकी अकाउंटिंग स्मूथ होगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अप्रोच भी खत्म होती है। कंसिस्टेंसी अप्रोच सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये कहती है कि अगर एक अकाउंटिंग मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग पॉलिसी आप अपना रहे हैं, तो हर साल वही अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करेंगे, आप बार बार अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको कोई लॉ कहता है कि आप उसे चेंज करिए, या आपको लगता है कि वो नया मेथड बहुत अच्छा है जिससे आपकी अकाउंटिंग अच्छी हो सकती है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज होता है, उन्हें अपनाने के लिए आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, ताकि कंपैरिजन, अगर बार बार चेंज करते रहेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा। लास्ट ईयर को इस साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, राइट? तो आप कंपैरिजन करने के लिए कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, एक जैसी अकाउंटिंग करते हैं हर साल। मटीरियलिटी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकाउंटिंग ये बोलती है कि आप उन्हीं चीज़ों को बिजनेस में रिकॉर्ड करिए, असेट मानिए अपनी एक तरह से, जो मटेरियल नेचर की हैं। मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई चीज़ है वो मटेरियल नेचर की नहीं है तो आप उसे असेट के तौर पे रिकॉर्ड मत करिए, उसे सेम ईयर में P&L अकाउंट में एक्सपेंस मान लीजिए, ठीक है। जैसे असेट, अगर कोई आपसे पूछता है फिक्स असेट क्या होती है, तो आप क्या बोलते हैं? ऐसी असेट जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी जाती है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ मतलब जनरली मोर देन 1 ईयर, ऐसी कोई भी एसेट जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी गई जनरली मोर देन 1 ईयर, और जिसे रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदा गया है, बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा गया है, तो अगर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एसेट में होती हैं तो उन्हें हम फिक्स एसेट बोलते हैं। एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी गई है मोर देन 1 ईयर, उन्हें रीसेल पर्पज़ के लिए बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा गया है, वो अलग बात है, बाद में जाके ख़राब हो जाए तो आप स्क्रैप को बेचोगे, कबाड़ी को बेचोगे, एटसेट्रा, पर मोटिव आपका उन्हें रीसेल करना नहीं, उन्हें यूज़ करना है बिजनेस में, और ताकि फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट हो उन्हें यूज़ करके, तो फिक्स एसेट कहलाती हैं वो। पर मान लीजिए कोई कैलकुलेटर आपने खरीदा सिटीजन कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का, 1000 रुपीज़ का, राइट? अब ये कैलकुलेटर तो कई साल चल जाता है, मेरा कैलकुलेटर तो 10 साल से चल रहा है आज भी, ठीक है। कैलकुलेटर हो गया, वॉचेस हो गई, कोई आपने वॉल क्लॉक खरीदी, अपने बिजनेस में घड़ी खरीदी, आपने स्टेपलाइजर खरीदा, आपने पंच मशीन खरीदी, बहुत सी चीज़ें होती हैं पंचिंग के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी दोनों कंडीशन पूरी करती हैं सर। एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी गई, कैलकुलेटर लॉन्ग टर्म चलेगा, एक उन्हें बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा है, हमने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा है, तो क्या इसे असेट मानेंगे क्या आप? नहीं। यही कॉन्सेप्ट ये बताता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको उन्हीं चीज़ों को असेट के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए जो मटेरियल नेचर की हैं, जिनकी वैल्यू सब्सटेंशियल है, जो वैल्यू रखती हैं। 1000 रुपये की वैल्यू आज के टाइम में कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर आप इन चीज़ों को भी असेट रिकॉर्ड करने लग जाओगे तो आपकी बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी हो जाएगी असेट साइड। ऐसे तो पेंसिल भी 1 साल से ज़्यादा चल सकती है, इरेज़र, शार्पनर, ये भी 1 साल से ज़्यादा चल सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल उन्हीं चीज़ों को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे असेट के तौर पे जो मटेरियल नेचर की होती हैं। बाकी एक एक्सपेंस मानते हुए सेम ईयर में P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पढ़ते हैं, मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट अदर कॉन्सेप्ट टू बी इग्नोर, कि आप मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो अदर कॉन्सेप्ट आपने पढ़े आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इफ़ द इफेक्ट इज़ नॉट कंसिडर मटेरियल, अगर वो मटेरियल नेचर की नहीं है, जैसे बहुत छोटा खर्चा है तो आप उसे असेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर देंगे। दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का, कि सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ऐसे तो बहुत सारी असेट हो जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल, महत्वपूर्ण अवधारणा के अनुसार ऑल आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट, जिनका इकोनॉमिक मतलब मॉनिटरी इफेक्ट पड़ता है ऑन बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइजेज शुड बी डिस्क्लोज, उन्हें दिखाया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम, बहुत छोटा मोटा आइटम है कोई, विच विल ओनली इंक्रीज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट, आपका अकाउंटेंट का काम ही बढ़ाएगा, बट विल नॉट बी रेलेवेंट टू द यूज़र नीड, वो मालिक के लिए ऑनर को बताने तो जरूरी नहीं। आप कोई शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, आप ये थोड़ी बोलेंगे हमने 50 रुपये का पेन खरीदा है सर जो 10 साल चल जाएगा, तो ये बहुत इमटेरियल नेचर का खर्चा है। आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे असेट के तौर पे अपनी बैलेंस शीट में जो मटेरियल नेचर की हैं। शुड नॉट बी डिस्क्लोज, आप उनको नहीं दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब असेट साइड में नहीं दिखाएंगे, ये यही कहना चाह रहे हैं। P&L में तो ट्रांसफर करेंगे जो डे टू डे के एक्सपेंसेस मानते हुए।
अब क्वेश्चन उठता है सर कोई लिमिट है क्या कि भाई इतने का ही खर्चा हमें असेट में दिखाना है, जैसे 10,000 का है या 1 लाख का, तो अकाउंट्स ने आप पे छोड़ दिया। डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के डिसीजन लेने वाला कौन है। जैसे मेरे को अगर कोई बोले तो आपका बिजनेस अगर अच्छा खासा है तो मैं ये बोलूँगा कि 10,000 से ऊपर के एक्सपेंस को तो आप कैपिटल नेचर का मान लो। अगर कोई असेट 10,000 या उससे ज़्यादा की है तो आप रिकॉर्ड कर लो असेट के तौर पे, और बाकी नीचे वाली वैल्यू को आप सेम ईयर में P&L में ट्रांसफ़र कर दो। भले ही वो असेट दोनों कंडीशन पूरी कर रही है, वो लॉन्ग टर्म चलेगी, रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदी है, पर उसकी वैल्यू बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप उसे सेम ईयर में P&L में ट्रांसफ़र कर दो। पर ये मेरी ओपिनियन है, हर अकाउंट्स ने आप पे छोड़ा है, जो बिज़नेस के अकाउंटिंग कर रहा है, बिज़नेस के मैनेजमेंट पे छोड़ा है कि वो डिसाइड करेंगे कि कितनी वैल्यू की चीज़ को वो असेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे और कितनी वैल्यू की चीज़ को वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, भले ही वो असेट की दोनों कंडीशन पूरी कर रही है। द टर्म मटेरियलिटी सब्जेक्टिव टर्म, सब्जेक्टिव मतलब बहुत सब्जेक्टिव टर्म को बोलते हैं कई बार अपन कि ये आप पे डिपेंड करता है, हर बंदे की अलग अलग सोच हो सकती है। इट इज़ ऑन द जजमेंट, निर्णय पे डिपेंड करेगा, कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, एंड डायरेक्शन डिस्क्रिशन, डिसीजन लेना होगा। डिस्क्रिशन मतलब अपनी इच्छा से, ऑफ द अकाउंटेंट, दैट विच आइटम इज़ मटेरियल, उसे खुद चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम मटेरियल नेचर का है जिसे वो असेट के तौर पे रिकॉर्ड करे, एंड विच इज़ नॉट, और कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी परचेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन दो नॉट यूज फुली इन अकाउंटिंग ईयर, आपने स्टेशनरी खरीदी, भले वो 1 साल में यूज़ नहीं होगी, ठीक है, कोई कॉपी खरीदी, कोई डायरी खरीदी, हो सकता है आधी भरेगी आधी नहीं भरेगी, तो वो भी कई साल चल जाएगी। परचेज स्टिल शोन एज एन एक्सपेंस, आप उसे एक्सपेंस ही दिखाएंगे दैट ईयर का, बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली डेप्रिसिएशन ऑन स्मॉल आइटम, जैसे बुक्स खरीदी, कैलकुलेटर खरीदा, एटसेट्रा, इज टेकन एज 100% इन द ईयर ऑफ परचेज, आप सेम ईयर में 100% उसे बुक कर देंगे, दो यूज बाय एंटिटी फॉर मोर देन ईयर, भले ये चीज़ें 1 साल से ज़्यादा चल जाती हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि द अमाउंट ऑफ बुक्स और कैलकुलेटर इज वेरी स्मॉल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, दो इट इज़ असेट ऑफ द कंपनी, भले ही असेट है, वो दोनों कंडीशन पूरी कर रही है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदा है, रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदा, पर इनकी वैल्यू बहुत कम है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, असेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप सेम ईयर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या बुक एक्सपेंस के नाम से P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। द मटेरियलिटी डिपेंड करती है नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम, केवल अमाउंट ही नहीं देखना है, बट ऑल्सो अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस का साइज देखा जाएगा, नेचर आप किस तरह का बिजनेस करते हैं वो देखा जाएगा, लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन ले रहा है, लेवल ऑफ द पर्सन मेकिंग द डिसीजन एक्सेट्रा। हो सकता है आपके बिजनेस का टर्नओवर बहुत कम हो तो आपके लिए 5,000 का खर्चा भी बहुत बड़ा होगा, तो आप 5,000 की किसी खर्चे को भी असेट मान सकते हैं कि वो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। अब टाटा कंपनी अगर बात करें तो टाटा कंपनी ने हो सकता है 50,000 की लिमिट डिसाइड कर रखी होगी, 50,000 से ऊपर का खर्चा होगा किसी असेट को खरीदने पे, और वो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, वो खर्चा यानी वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए किया गया है, इन मोर देन 1 ईयर है चलेगा, वो लाइफ उसकी है असेट की, और वो रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदी है, तो वो उसे असेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 से नीचे की वैल्यू को असेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी साइज़ क्या है बिजनेस का, क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप पे छोड़ता है, डिसीजन आपको लेना है कि किस खर्चे को आप असेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे एज ए मटेरियल नेचर का मानते हुए, और किस एक्सपेंस को आप सेम ईयर में P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। मोर ओवर एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन, हो सकता है कि कोई चीज़ एक आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन, हो सकता है वो दूसरे के लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, इज़ दैट ओमिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, की कोई इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, शुड नॉट इम्पेयर द डिसीजन मेकिंग ऑफ वेरियस यूजर, जिससे किसी यूज़र के डिसीजन पे फ़र्क पड़े। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन दिखाइए, अपने यूज़र को बताइए, कोई इंपॉर्टेंट, सारी का मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जैसे कोई मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग चल रही है टाटा कंपनी की, ठीक है, अब उसमें रतन टाटा आए हुए हैं जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो उनको आप कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में चाय का बिल हर महीने का 20,000 रुपये आता है मुंबई ब्रांच का, तो उनके लिए खर्चा इमटेरियल है, इस खर्चे से उनके डिसीजन पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इस खर्चे को देख के वो डिसाइड करेंगे कि नहीं कंपनी सही जा रही गलत जा रही। तो ये लाइन ये कहना चाह रही है कि कोई जो इन्फॉर्मेशन आप अपने ऑनर को दीजिए, पर वो इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे उनके डिसीजन को अफेक्ट कर सके। आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उनके डिसीजन को अफेक्ट ही नहीं करेगी, छोटे मोटे खर्चे बता रहे हैं कि हमने आने जाने में इतना खर्चा किया, बहुत छोटे लेवल का, तो ये उनके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आप भूल भी जाए अगर ये बताना
तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा ऑनर के डिसीजन पे। पर आपको जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो बताने चाहिए, जैसे कंपनी फ्यूचर में क्या सोच रही है, कहाँ ब्रांच खोलेगी, वो कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, वो किन इंडिया से बाहर किन किन देशों में जाना चाह रही है। तो ये ऐसे डिसीजन है जो यूज़र के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो ये ओमिशन में तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो आपको बतानी चाहिए ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके आपकी कंपनी के ऑनर। तो आई होप मैटरिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। महत्व की अवधारणा, इंपॉर्टेंस की अवधारणा ये बोलती है कि अगर कोई एक्सपेंस होता है और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, भले ही वो असेट की कंडीशन को पूरा कर रहा है, यानी वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया गया खर्चा और वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं की गई है, कोई असेट आपने खरीदी, पर उनकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मटेरियल नेचर का खर्चा नहीं है, तो आप उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असेट के तौर पर बुक मत करिए, सेम ईयर में आप P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, अकाउंटिंग आप पे छोड़ती है डिसीजन, आपके अकाउंटेंट पर, आपके मैनेजमेंट पे, कि वो क्या डिसाइड करते हैं, कि किस लिमिट को डिसाइड करते हैं। कई ज़्यादातर लोग 10,000 का खर्चा देते हैं कि 10,000 से नीचे का कोई खर्चा है तो सेम ईयर में P&L में ट्रांसफ़र कर दो, और 10,000 से ऊपर की वैल्यू की कोई असेट है तो आप उसे असेट के तौर पे रिकॉर्ड करो। इसका मोटिव यही है मैटरिटी कॉन्सेप्ट का, कि केवल वही चीज़ें आप अपने ऑनर को बताएं जो उनके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें असेट साइड में लिख देंगे तो अकाउंटेंट का वर्कलोड बढ़ेगा, फालतू में उसे डेप्रिसिएशन निकालने पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों पे, कैलकुलेटर पे, स्टेशनरी आइटम पे एक्सेट्रा। तो उन खर्चों को आप सेम ईयर में P&L में ट्रांसफ़र कर दें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं, कोई आप इम्प्रूवमेंट बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।